हैरी पॉटर और मौत के तोहफे, अध्याय 36, योजना की खामी। हैरी एक बार फिर मुंह के बल जमीन पर लेटा रहा। जंगल की खुशबू उसकी नाक में भर रही थी। उसे अपने गाल के नीचे सख्त ठंडी जमीन और अपने चश्मे की गड़ती नोक महसूस हुई। नीचे गिरने के कारण चश्मे की नोक तिरछी हो गई थी। उसने उसकी कनपट्टी पर घाव कर दिया था। उसका अंग अंग दिख रहा था। जिस जगह मारक शाप टकराया था वहां लोहे के मुक्के के घाव जैसा महसूस हो रहा था। वो जहाँ गिरा था वहां से हिला नहीं, बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा। उसे उम्मीद थी प्राण भक्षी उसकी मौत पर जश्न मनाएंगे और खुशी से चीखेंगे, लेकिन इसके बजाय उसे कई तेज कदमों की फुसफुसाहट और चिंता भरी बुदबुदाहटों की आवाज सुनाई दी। मालिक, मालिक। ये बेलाट्रिक्स की आवाज थी जो इस अंदाज में बोल रही थी जैसे अपने प्रेमी से बोल रही हो। हैरी अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपनी बाकी इंद्रियों से माहौल को टटोलने की कोशिश की। वो जानता था उसकी छड़ी अब भी उसके दुशाले में फंसी है, क्योंकि वो इसे अपने सीने और जमीन के बीच दबी हुई महसूस कर सकता था। उसके पेट के इलाके में हल्के से गद्देदार एहसास ने उसे बताया कि अदृश्य चोगा भी अपनी जगह पर ही था और छिपा हुआ था। मालिक। बस काफी है, वोल्डेमॉर्ट की आवाज आई। कुछ और कदमों की आवाजें। कई लोग वोल्डेमॉर्ट से दूर हट रहे थे। क्या हो रहा है ये देखने के लिए हैरी ने अपनी आंखें 1 मिलीमीटर खोल ली। वोल्डेमॉर्ट उठकर खड़ा हो रहा था। कई प्राण भक्षी उससे जल्दी से दूर हुए और कतारबद्ध खड़ी भीड़ में अपनी खाली जगह पर लौटने लगे। अकेली बेलाट्रिक्स पीछे रही जो वोल्डेमॉर्ट के पास झुकी थी। हैरी ने अपनी आंखें दोबारा खोली। उसने जो दृश्य देखा उस पर विचार करने लगा। प्राण भक्षी वोल्डेमॉर्ट के चारों तरफ जमा हो गए थे, जो ऐसा लगता था कि जमीन पर गिर गया था। जब उसने हैरी पर मारक शाप मारा तो कुछ हुआ था या वोल्डेमॉर्ट भी गिर गया था, ऐसा ही लगता है। शायद दोनों ही कुछ समय के लिए बेहोश रहे थे, अब दोनों ही होश में आ गए थे। मालिक, क्या मैं मदद? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, वोल्डेमॉर्ट ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि हैरी इसे देख नहीं पाया, लेकिन उसके दिमाग में तस्वीर आ गई कि बेलाट्रिक्स मदद के लिए आगे बढ़ाए हाथ को पीछे खींच रही है। लड़का, क्या वो मर गया? अचानक वहां खामोशी छा गई। कोई हैरी के पास नहीं गया, लेकिन उसे उनकी निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई। वो इस दहशत में था कहीं उसकी कोई उंगली या पलक न हिल जाए। तुम, वोल्डेमॉर्ट ने कहा और एक धमाके के साथ दर्द भरी चीख सुनाई दी। जाकर उसकी जांच करो और मुझे बताओ कि वो मर गया है या नहीं। हैरी नहीं जानता था उसकी जांच करने के लिए किसे भेजा गया था। वो तो सिर्फ पड़ा रह सकता था। हालांकि उसका दिल गद्दारी करता हुआ तेजी से धड़क रहा था। वो जांच किए जाने का इंतजार कर सकता था, लेकिन साथ ही उसे ये तसल्ली थी कि वोल्डेमॉर्ट उसके करीब आने से घबरा रहा है, कि वोल्डेमॉर्ट को शक हो गया है कि सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ है। हैरी को जितनी उम्मीद थी उससे कहीं नरम हाथ ने उसका चेहरा छुआ और उसकी एक पलक खोल कर देखी। वही नरम हाथ उसकी शर्ट के नीचे रेंगा, उसके सीने के नीचे उतर गया, उसके दिल तक पहुंच गया। उसे किसी औरत की तेज तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके लंबे बाल हैरी के चेहरे पर गुदगुदी कर रहे थे। वो जानता था वो उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती है। क्या ड्रैको जिंदा है? क्या वो महल में है? फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दी। उसके होंठ हैरी की कान से 1 इंच दूर थे। उसका सिर इतना नीचे झुका हुआ था कि उसके लंबे बाल हैरी के चेहरे को बाकी लोगों से छुपा रहे थे। हाँ, हैरी ने फुसफुसा कर जवाब दिया। उसे अपने सीने पर रखा हुआ हाथ सिकुड़ता महसूस हुआ। औरत के नाखून उसे खरोंच गए, फिर हाथ चला गया। वो उठकर बैठ गई। वो मर गया है, नार्सिसा मेलफॉय ने देखने वालों से कहा, और अब वो चिल्ला रहे थे। अब वो विजय के उल्लास में चीख रहे थे, अपने पैर पटक रहे थे। हैरी ने अपनी पलकों के बीच से देखा कि जश्न में वो हवा में लाल और सफेद रोशनियों का विस्फोट कर रहे थे। वो अब भी मौत का नाटक करते हुए जमीन पर पड़ा रहा। मामला उसकी समझ में आ गया। नार्सिसा जानती थी उसे हॉगवर्ट्स में तभी दाखिल होने दिया जाएगा और अपने बेटे को खोजने की इजाजत दी जाएगी जब वो विजेता सेना का हिस्सा होगी। अब उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि वोल्डेमॉर्ट जीतता है या नहीं। देखा, वोल्डेमॉर्ट कोलाहल के ऊपर चिल्लाया, हैरी पॉटर मर चुका है और कोई भी जीवित व्यक्ति अब मेरे लिए खतरा नहीं बन सकता। देखो।
पीड़ितो। हैरी को इसी बात की उम्मीद थी। वो जानता था उसके शरीर को जंगल में जमीन पर शांति से पड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। वोल्डेमॉर्ट की विजय को साबित करने के लिए इसका अपमान होना ही था। वो हवा में उठ गया और बेजान दिखने के लिए उसे अपने सारे संकल्प की जरूरत पड़ी। बहरहाल जिस दर्द की वो उम्मीद कर रहा था वो उसे नहीं हुआ। उसे 1, 2, 3 बार हवा में उछाला गया, उसका चश्मा उड़ गया और उसे अपनी छड़ी दुशाले के नीचे हल्की सी फिसलती महसूस हुई, लेकिन वो स्थिर और बेजान बना रहा। जब वो आखिरी बार जमीन पर गिरा तो खाली जगह पर हंसी की चीखें और चिल्लाहटें गूंजने लगी। वोल्डेमॉर्ट ने कहा, अब हम महल में चलते हैं और उन लोगों को दिखाते हैं उनके हीरो का क्या हाल हुआ है। लाश को कौन घसीट कर ले जाएगा? नहीं, ठहरो। हंसी का एक और ठहाका सुनाई दिया। कुछ पल बाद हैरी को अपने नीचे की जमीन कांपती हुई महसूस हुई। तुम उसे लेकर चलो, तुम्हारी बाहों में साफ दिखेगा, है ना? अपने छोटे दोस्त को उठा लो हैग्रिड, और उसे चश्मा भी पहना दो, इससे वो पहचान में आएगा। किसी ने हैरी का चश्मा जोर से उसके चेहरे पर लगाया, लेकिन जिन विशाल हाथों ने उसे उठाया था वो बहुत नरम थे। हैरी को महसूस हुआ हैग्रिड के हाथ उसकी जबरदस्त सुर्खियों के कारण कांप रहे थे। जब हैग्रिड ने उसे बाहों में उठाया तो हैरी के शरीर पर उसके आंसू गिरने लगे। हैरी हिलकर या कुछ बोलकर हैग्रिड को ये जताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। चलो चलो, वोल्डेमॉर्ट ने कहा और हैग्रिड लड़खड़ाया। करीब उग रहे पेड़ों के बीच से वो जंगल में मजबूरन चलने लगा। शाखाएं हैरी के बालों और दुशालों में उलझ रही थी, लेकिन वो स्थिर रहा। उसका मुंह खुला था, आंखें बंद थी। हैग्रिड अंधों की तरह चलते हुए सुबक रहा था। अंधेरे में किसी ने ये नहीं देखा कि हैरी पॉटर के खुले गले की एक नस फड़क रही थी। प्राण भक्षियों के पीछे दोनों दानव भी आवाजें करते हुए चलने लगे। हैरी को उनके गुजरते समय पेड़ों के चरमराने और गिरने की आवाजें आ रही थी। विजयी काफिला खुले मैदान की तरफ गया। कुछ समय बाद हैरी को लगा उसकी बंद पलकों पर पड़ने वाला अंधेरा कम हो रहा है। वो समझ गया कि पेड़ों के बीच का फासला बढ़ रहा है। बेन! हैग्रिड की अप्रत्याशित दहाड़ ने हैरी को आंखें खोलने के लिए मजबूर किया। अब तो तुम खुश हो कि नहीं लड़े, डरपोक कहीं के? क्या तुम खुश हो कि हैरी पॉटर मर गया? हैग्रिड आगे नहीं बोल पाया, फूट फूट कर रोने लगा। हैरी ने सोचा कि कितने सेनेटर्स उनके काफिले को गुजरते देख रहे होंगे। वो आंखें खोलकर उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कुछ प्राण भक्षियों ने सेनेटर्स का अपमान किया जब वो सेनेटर्स को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। रुक जाओ, हैरी ने सोचा कि हैग्रिड वोल्डेमॉर्ट का आदेश मानने के लिए विवश हुआ होगा, क्योंकि वो थोड़ा लड़खड़ाया। वो जहाँ खड़े थे वहाँ ठंडक का एहसास हो रहा था। हैरी को दम पिशाचों की खड़खड़ाती सांसों की आवाज आ रही थी, जो बाहरी पेड़ों की पहरेदारी कर रहे थे। अब उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। उसकी अपनी जान बचने की सच्चाई किसी मशाल की तरह उसके भीतर जल रही थी और दम पिशाचों के खिलाफ काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता का मृग उसके दिल में रक्षक बना हुआ था। कोई हैरी के पास से गुजरा। हैरी जानता था कि वो स्वयं वोल्डेमॉर्ट था, क्योंकि एक पल बाद ही वो बोलने लगा। उसकी आवाज जादू से कई गुना बढ़कर मैदान में गूंज रही थी और हैरी के कान के पर्दे फाड़ रही थी। हैरी पॉटर मर गया है। जब तुम लोग उसकी खातिर अपनी जान दे रहे हो तो वो चुपके से भागकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके भागते समय हमने उसे मार दिया है। हम उसकी लाश को सबूत के तौर पर लाए हैं। आकर देखो, तुम्हारा हीरो चला गया है। हमने जंग जीत ली है। तुमने अपने आधे योद्धा खो दिए हैं। मेरे प्राण भक्षी तुमसे संख्या में ज्यादा हैं और वो लड़का जो जिंदा था अब मर चुका है। कोई युद्ध नहीं होगा। जो भी आदमी, औरत या बच्चा प्रतिरोध करेगा उसके पूरे परिवार को मार डाला जाएगा। अब महल से बाहर निकलो, मेरे सामने घुटने टेको, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तुम्हारे माता पिता और बच्चे, तुम्हारे भाई बहन जिंदा रहेंगे। मैं सबको माफ कर दूंगा। हम सब मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे जिसमें हम खुशी खुशी रहेंगे। मैदान और महल में खामोशी छा गई। वोल्डेमॉर्ट अब उसके इतना करीब था कि हैरी दोबारा आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आओ, हैरी को सुनाई दिया। वोल्डेमॉर्ट आगे बढ़ रहा है और हैग्रिड को उसके पीछे चलने के लिए विवश कर रहा है। अब हैरी ने अपनी आंखें एक पल के लिए खोली। उसने देखा वोल्डेमॉर्ट उनके सामने चल रहा था। वो नगीनी को अपने कंधे के चारों तरफ लपेटे हुए था, जिसका सम्मोहित पिंजरा अब गायब हो गया था। बहरहाल
हैरी दुश्याले के नीचे से छड़ी नहीं निकाल सकता था क्योंकि अंधेरा कम हो रहा था। प्राणभक्षी उसके दोनों तरफ चल रहे थे, वो उसे ऐसा करते देख सकते थे। हैरी, ओ हैरी, हैग्रिड सुता। हैरी ने आंखें दोबारा बंद की। वो जानता था वो लोग महल के करीब हैं। उसने अपने कान उस तरफ लगा दिए ताकि वो प्राण भक्षियों के हल्ले और उनके कदमों की तेज आवाज के पार महल के भीतर के जिंदा लोगों की आवाजें सुन सके। प्राण भक्षी एकाएक रुक गए। हैरी को आवाजों से पता चला कि वो स्कूल के सामने वाले दरवाजे के सामने कतार में खड़े हैं। उसे अपनी बंद पलकों पर रोशनी का एहसास हुआ जो निश्चित रूप से प्रवेश हॉल से आ रही होगी। वो इंतजार करने लगा, किसी भी पल वो लोग बाहर निकल आएंगे जिनके खातिर उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी और उसे हैग्रिड की बाहों में बेजान देखेंगे। नहीं! एक चीख बहुत भयंकर आई क्योंकि उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी, ये सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रोफेसर मैगोनिकल इतनी बुरी तरह चीख सकती हैं। उसने अपने पास ही एक औरत को हंसते सुना और समझ गया कि बेलाट्रिक्स मैगोनिकल की हताशा पर खुश हो रही है। हैरी ने एक पल के लिए दोबारा जरा सी आंख खोलकर देखा। खुले दरवाजे से लोग अपने विजेताओं के सामने आ रहे थे। युद्ध में बचे लोग सामने वाली सीढ़ियों से उतरकर अपनी आंखों से हैरी की मौत की सच्चाई की जांच करने आ रहे थे। वोल्डेमॉर्ट सफेद उंगली से नगीनी का सिर सहला रहा था। उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। नहीं नहीं, हैरी, हैरी! रॉन, हरमाइनी और जीनी की आवाजें मैगोनिकल से भी ज्यादा बुरी थीं। हैरी उन्हें चिल्लाकर जवाब देने के लिए बेताब था, लेकिन खामोश लेटा रहा। उनकी चिल्लाहटों ने जैसे ट्रिगर दबा दिया हो। बचे हुए योद्धाओं की भीड़ प्राण भक्षियों पर अपमानजनक शब्दों की बौछार करने लगी। जब तक खामोश! वोल्डेमॉर्ट चिल्लाया और एक धमाके के साथ तेज रोशनी की चमक हुई। हर तरफ खामोशी छा गई। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। उसे नीचे रख दो हैग्रिड, मेरे कदमों के पास, जो उसकी सही जगह है। हैरी ने महसूस किया उसे नीचे घास पर लिटाया जा रहा है। देखा, वोल्डेमॉर्ट ने उस जगह के पास चहलकदमी करते हुए कहा, हैरी पॉटर मर गया है। तुम लोगों को अब समझ में आया? उसमें जरा भी दम नहीं था। वो तो एक ऐसा लड़का था जो दूसरों के बलिदानों के कारण जिंदा था। उसने तुम्हें हरा दिया! रॉन चिल्लाया और सम्मोहन टूट गया। हॉगवर्ट्स के रक्षक दोबारा चीखने चिल्लाने लगे जब तक कि एक और सशक्त धमाके ने उनकी आवाजें दोबारा बंद नहीं कर दी। वो मारा गया जब वो चोरी छुपे महल से भागने की कोशिश कर रहा था। खुद को बचाने की कोशिश में मारा गया। लेकिन वोल्डेमॉर्ट रुका। हैरी को झूमा झटकी और चिल्लाहट की आवाज सुनाई दी और फिर एक धमाका, रोशनी की चमक और दर्द की हुंकार। उसने जरा सी आंख खोली। कोई भीड़ से आजाद हो गया था और वोल्डेमॉर्ट पर हमला करने के लिए आगे आ रहा था। हैरी ने उस आकृति को जमीन पर गिरते और निरस्त्र होते देखा। वोल्डेमॉर्ट हमलावर की छड़ी को एक तरफ फेंक रहा था और हंस रहा था। और ये कौन है? उसने सांप से धीमी हिस्स में पूछा। किसने ये दर्शाने की नादान कोशिश की है कि युद्ध हारने के बाद भी लड़ने का क्या अंजाम होता है? बेलाट्रिक्स खुशी से हंसी। ये नेविल लॉन्ग बॉटम है मालिक, वो लड़का जिसने कैरो भाई बहन के सामने बहुत मुश्किलें खड़ी की थी, याद है? ऑरर्स का बेटा। ओह हाँ, मुझे याद है। वोल्डेमॉर्ट ने नेविल को देखते हुए कहा, जो वापस खड़े होने के लिए जूझ रहा था वो निहत्था और असुरक्षित था और बचे हुए योद्धाओं और प्राण भक्षियों के ठीक बीच वाली जगह में खड़ा था। लेकिन तुम शुद्ध खून के हो, है ना बहादुर लड़के? वोल्डेमॉर्ट ने नेविल से पूछा जो उसके सामने खड़ा था। उसके खाली हाथों में मुट्ठी बंधी थी। उससे क्या? नेविल जोर से बोला। तुम में जोश है, बहादुरी है, तुम ऊंचे खानदान की हो, तुम अच्छे प्राण भक्षी बनोगे। हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है नेविल लॉन्गबॉटम। जब नरक में बर्फ जम जाएगी तब मैं तुम्हारे दल में शामिल होने के बारे में सोचूंगा। डंबलडोर की सेना! वो चिल्लाया और भीड़ ने शोर मचाकर उसका उत्साह बढ़ाया, जिसे वोल्डेमॉर्ट का खामोशी सम्मोहन रोक नहीं पाया। बहुत बढ़िया, वोल्डेमॉर्ट ने कहा और हैरी को उसकी आवाज की रेशमी कोमलता बहुत खतरनाक लगी। शक्तिशाली शाप से ज्यादा खतरनाक। लॉन्गबॉटम, अगर तुम्हारा चुनाव यही है तो हम अपनी मूल योजना पर वापस लौटते हैं। ये तुम्हारे सर पर है। अभी भी अपनी पलकों के बीच से देख रहे हैरी ने वोल्डेमॉर्ट को छड़ी लहराते हुए देखा। कुछ पल बाद महल की टूटी खिड़की से एक
अजीब से आकार की चिड़िया जैसी चीज आधी रोशनी में उड़ी और वोल्डेमॉर्ट के हाथ में आ गई। उसने उस फटी पुरानी चीज को इसके नोकदार सिरे से हिलाया। ये खाली चीथड़े की तरह लटकने लगी। बोलती टोपी। हॉगवर्ट्स स्कूल में अब विद्यार्थियों को हाउस में बांटने की रस्म नहीं होगी, कोई हाउस नहीं होंगे। मेरे महान पूर्वज नागेश नाग शक्ति के प्रतीक, मोहर और रंग सबके लिए पर्याप्त होंगे, है ना नेविल लॉन्ग बॉटम? उसने अपनी छड़ी नेविल की ओर की, जो सख्त और स्थिर हो गया। फिर वोल्डेमॉर्ट ने टोपी नेविल के सिर पर रखी, जिससे ये फिसलकर उसकी आंखों के नीचे पहुंच गई। महल के सामने से देख रही भीड़ में हलचल हुई। प्राण भक्षियों ने हॉगवर्ट्स के योद्धाओं को दूर रखने के लिए एक साथ अपनी छड़ियां उठा रखी थीं। यहाँ पर नेविल ये दिखा रहा है कि उन लोगों का क्या अंजाम होता है जो मेरे विरोध की मूर्खता करते हैं। वोल्डेमॉर्ट ने कहा। छड़ी लहराकर बोलती टोपी में लपटें उत्पन्न कर दी। भोर की हल्की रोशनी में चीखें गूंजने लगी। नेविल लपटों से घिरा हुआ था, अपनी जगह पर जमा था, हिल नहीं पा रहा था। हैरी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसे कुछ करना होगा। फिर उसी पल एक साथ कई चीजें हुई। उन्हें स्कूल की दूर वाली सीमा से शोर सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग ओझल दीवारों के पार इकट्ठे हो गए थे और युद्ध के नारे लगाते हुए महल की तरफ आ रहे थे। उसी वक्त ग्रॉप ने महल के पास निकलकर आवाज दी, हैगर! वोल्डेमॉर्ट के दानवों ने उसकी चिल्लाहट का जवाब दिया। वो हाथियों की तरह ग्रॉप की ओर भागे। जमीन कांपने लगी। फिर खुरों और धनुषों की आवाज आई। प्राण भक्षियों पर अचानक तीर गिरने लगे, जो तितर बितर हो गए और हैरानी से चिल्लाने लगे। हैरी अपने दुशाले के भीतर से अदृश्य चोगा निकालकर अपने ऊपर डालकर खड़ा हो गया। नेविल हिला। एक तेज हरकत करके नेविल अपने शरीर बंधन शाप से मुक्ति पा गया। जलती हुई टोपी उससे दूर गिर गई। उसने इसकी गहराई से चांदी की चमकती माणिक की मूंछ वाली एक चीज बाहर निकाली। आने वाली भीड़, ये लड़ते दानवों या दौड़ते सेनेटर्स की आवाजों की गरज के ऊपर चांदी की तलवार की आवाज नहीं सुनी जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद हर आंख इस पर टिक गई। एक झटके में नेविल ने बड़े सांप का सिर काट डाला, जो हवा में ऊपर उठा और प्रवेश हॉल से आती रोशनी में चमका। वोल्डेमॉर्ट का मुंह आवेश भरी चीख में खुला, जो किसी ने नहीं सुनी। सांप का बेजान शरीर उसके कदमों के पास धम्म से गिर गया। इससे पहले कि वोल्डेमॉर्ट अपनी छड़ी उठा पाए, अदृश्य चोगे के नीचे छिपे हैरी ने नेविल और वोल्डेमॉर्ट के बीच कवच सम्मोहन कर दिया। फिर चिल्लाहटों और लड़ते दानवों के तेज कदमों की आवाजों के ऊपर हैग्रिड की चीख सुनाई दी, हैरी! हैरी कहाँ गया? खलबली मच गई। जोरदार आक्रमण कर रहे सेनेटर्स प्राण भक्षियों को तितर बितर कर रहे थे। सभी लोग दानवों के लहराते कदमों से बच रहे थे और एक नई सेना करीब आ रही थी। हैरी ने बड़े पंख वाले प्राणियों को वोल्डेमॉर्ट के दानवों के सिर पर मंडराते देखा। थेस्ट्रॉल और बकबीक नामक गरुण अश्व उनकी आंखों पर वार कर रहे थे, जबकि ग्रॉप उन पर मुक्के बरसा रहा था। अब हॉगवर्ट्स के रक्षक जादूगरों और वोल्डेमॉर्ट के प्राण भक्षियों दोनों को ही महल के भीतर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हैरी हर दिखने वाले प्राण भक्षी पर शाप मार रहा था। वो जमीन पर गिर रहे थे, बिना ये जाने कि उन्हें किसने मारा है। पीछे हटती भीड़ उनके गिरे हुए शरीरों को कुचल रही थी। अब भी अदृश्य चोगे के नीचे छिपे हैरी को भीड़ के धक्के प्रवेश हॉल में ले गए। वो वोल्डेमॉर्ट की तलाश में था। वो उसे कमरे के पार दिख गया। बड़े हॉल में पीछे हटते हुए वोल्डेमॉर्ट अपनी छड़ी से मंत्र बरसा रहा था। शाप इधर उधर मारने के साथ ही वो अपने समर्थकों को चीख कर निर्देश दे रहा था। हैरी ने कवच सम्मोहन किए, जिससे वोल्डेमॉर्ट के संभावित शिकार सीमस फिनिगन और हन्ना एबॉट उसके पास से सुरक्षित निकलकर बड़े हॉल में पहुंच गए। वो युद्ध में शामिल हो गए। अब सामने वाली सीढ़ियों पर और लोग आ गए थे। हैरी ने देखा चार्ली वीजली हॉरिस स्लगहॉर्न से आगे निकल रहा था, जो अब भी अपना पन्ने जैसा हरे पजामा पहने हुए थे। हॉगवर्ट्स में रुकने और लड़ने का फैसला करने वाले हर विद्यार्थी के साथ उसके परिवार वाले और दोस्त भी थे। हॉग्समीड के दुकानदार और निवासी थे। सेनेटर बैन, रोनन और मेंगोरियन खुरों की तेज आवाजों के साथ हॉल के अंदर घुस गए। जब हैरी के पीछे किचन की ओर जाने वाला दरवाजा टूटकर चूल्हों पर झूलने लगा, हॉगवर्ट्स के घरेलू जिन्न चीखते हुए प्रवेश हॉल में आए। वो छुरी कांटे और मीट काटने वाले चाकू लहरा रहे थे। उनका नेतृत्व क्रिचर कर रहा था, जिसकी मेढक जैसी आवाज इस कोलाहल के बावजूद सुनाई दे रही थी। क्रिचर के सीने पर रेगुलस ब्लैक का लॉकेट उछल रहा था और वो चिल्ला कर कह रहा था, लड़ो लड़ो, मेरे मालिक के लिए लड़ो, जो घरेलू जिन्नों के संरक्षक हैं। शैतानी शहनशाह से लड़ो, बहादुर रेगुलस के नाम पर लड़ो, लड़ो।
वे लोग प्राणभक्षियों के टखनों जांघों को काट रहे थे, चाकू भूंक रहे थे। उनके छोटे चेहरों पर दुर्भावना झलक रही थी। हैरी ने देखा सिर्फ संख्या के कारण प्राणभक्षी हर तरफ हार रहे हैं। उन पर मंत्र पढ़ रहे थे, सेनेटर्स तीरों से वार कर रहे थे, घरेलू जिन पैरों में चाकू भोंक रहे थे। सिर्फ बचने की कोशिश में वो आने वाले झुंड में खो रहे थे, लेकिन युद्ध भी खत्म नहीं हुआ था। वोल्डेमॉर्ट हॉल के बीच में खड़ा था, अपने आसपास मौजूद हर व्यक्ति पर प्रहार कर रहा था। हैरी उसे स्पष्ट नहीं देख सकता था, लेकिन उसके करीब पहुंच गया। वो अब भी अदृश्य था। बड़े हॉल में भीड़ जमा हो गई थी क्योंकि सब वहीं आ रहे थे। हैरी ने देखा जॉर्ज और ली ने याक्सले को फर्श पर गिरा दिया है। फ्लिटविक ने डोलोहोप पर वार किया, जिससे वो चीखता हुआ गिर गया। वॉल्डेन मैकनेयर को हैग्रिड ने कमरे के पार फेंक दिया था और वो पत्थर की दीवार से टकराकर बेहोश हो गया था। हैरी ने देखा रॉन और नेविल फेनरिर ग्रे बैग को हरा रहे थे। एबरफोर्थ रुकवुड को स्तब्ध कर रहा था। आर्थर और पर्सी थिकनेस को जमीन पर गिरा रहे थे। लूसियस और नार्सिसा मेलफॉय भीड़ के बीच से भाग रहे थे। वो लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने बेटे का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। वोल्डेमॉर्ट अब मैगोनिगल, स्लगहॉर्न और किंग्सले से एक साथ लड़ रहा था। उसके चेहरे पर ठंडी नफरत थी जब उसके करीब आए, लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहे थे। वोल्डेमॉर्ट से 50 गज दूर बेllatrix अब भी लड़ रही थी, अपने मालिक की तरह। वो एक साथ 3 लोगों से लड़ रही थी। हरमाइनी, जिनी और लूना अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन बेllatrix की निपुणता साफ दिख रही थी। हैरी का ध्यान भटका जब उसने देखा कि मारक्षा अब जिनी से इतने करीब से गुजरा है कि वो सिर्फ 1 इंच से मरते मरते बची थी। हैरी ने दिशा बदली और वोल्डेमॉर्ट की बजाय बेllatrix की तरफ भागा, लेकिन किसी ने उसे धक्का देकर हटा दिया। चुड़ैल कहीं की, मेरी बेटी को नहीं! मिसेस वीजली ने अपना चोगा फेंक दिया जब उन्होंने भागते हुए अपनी बाहें आजाद की। बेllatrix अपनी जगह पर घूमी और नई चुनौती देने वाले को देखकर खुशी से गरजी, मेरे रास्ते से हट जाओ! मिसेस वीजली ने 3 लड़कियों को चिल्लाकर कहा और छड़ी लहराकर युद्ध करने लगी। हैरी ने दहशत और उल्लास से देखा जब मॉली वीजली ने अपनी छड़ी तेजी से लहराई। बेllatrix लेस्ट्रेंज की मुस्कान फीकी पड़ गई, गुर्राहट में बदल गई। दोनों छड़ियों से रोशनी की लपटें उड़ रही थीं। दोनों जादूगरनियों के पैरों के पास का फर्श गर्म होकर तड़क गया। दोनों औरतें एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ रही थीं। नहीं! मिसेस वीजली चिल्लाई जब कुछ विद्यार्थी मदद करने के लिए आगे आए। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, वो मेरी शिकार है। सैकड़ों लोग अब दीवारों के पास कतार लगाकर दोनों युद्धों को देख रहे थे। वोल्डेमॉर्ट अपने 3 विरोधियों से लड़ रहा था। बेllatrix मॉली से लड़ रही थी। हैरी दोनों के बीच अदृश्य खड़ा रहा। वो हमला करना चाहता था, लेकिन गलत व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहता था। युद्ध इतनी तेजी से हो रहा था कि उसे यकीन नहीं था उसका निशाना सही लगेगा। जब मैं तुम्हें मार दूंगी तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? बेllatrix ने ताना मारा। जब मम्मी भी वहीं चली जाएंगी जहां फ्रेडी गया है, तुम मेरे बच्चों को अब छू भी नहीं सकती, मिसेस वीजली चिल्लाई। बेllatrix हंसी। ये उसी तरह की उल्लासपूर्ण हंसी थी जो पर्दे में गिरने से ठीक पहले उसके कजिन सीरियस के चेहरे पर दिखी थी। अचानक हैरी जान गया इसके बाद क्या होगा, और वही हुआ। मॉली का शाप बेllatrix की खुली बाह के नीचे से उड़कर निकला और उसके सीने पर पड़ गया, उसके दिल के ठीक ऊपर। बेllatrix की दम भी हंसी ठहर गई, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। पल भर के लिए वो जान गई क्या हुआ है और फिर गिर गई। देखने वालों की भीड़ शोर मचाने लगी और वोल्डेमॉर्ट चीखा। हैरी को महसूस हुआ जैसे वो धीमी गति में घूमा। अपनी आखिरी और सबसे अच्छी सेनापति के पतन पर वोल्डेमॉर्ट का आवेश बम की तरह फटा। मैगोनिकल, किंग्सले और स्लगहॉर्न धमाके से उड़कर पीछे पहुंच गए, हवा में तड़पने लगे। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी मॉली वीजली की तरफ तान दी। रक्षा कवच! हैरी गरजा, सम्मोहन हॉल के बीच में रक्षा कवच बना दिया। वोल्डेमॉर्ट ने चारों तरफ देखा, आवाज कहां से आई थी। हैरी ने आखिरकार अदृश्य चोगा उतार दिया। सदमे, खुशी और चिल्लाहटों की आवाजें हर तरफ से आने लगी। हैरी, वो जिंदा है! बहरहाल आवाजें थम गई। डरी हुई भीड़ तत्काल खामोश हो गई जब वोल्डेमॉर्ट और हैरी ने नजरें मिलाई। एक दूसरे के चारों तरफ घूमने लगे। मैं नहीं चाहता कोई और मदद करे, हैरी ने जोर से कहा। पूरे खामोशी में उसकी आवाज किसी बिगुल की तरह गूंजी। ये इसी तरह होना है, ये काम मुझे करना है। वोल्डेमॉर्ट ने हिस्स की आवाज निकाली। पॉटर का ये मतलब नहीं है, उसने कहा और उसकी आंखें फैली हुई थीं। वो इस तरह से काम नहीं करता है ना? तुम आज किसे ढाल बनाओगे पॉटर? किसी को नहीं। अब एक भी होर क्रक्स नहीं बचा है। मामला मेरे और तुम्हारे बीच है।
एक के जिंदा रहते दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। हम में से एक हमेशा के लिए इस दुनिया से जाएगा। हम में से एक? वोल्डेमॉर्ट ने ताना मारा। उसका पूरा शरीर सख्त था। उसकी लाल आंखों ने हैरी को सांप की तरह घूरा जो वार करने वाला हो। तुम्हें लगता है तुम फिर बच जाओगे? तुम पहले संयोग से बच गए थे और इसलिए क्योंकि डंबलडोर तुम्हें रास्ता दिखा रहे थे। जब मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए जान दी तो ये संयोग था? हैरी ने पूछा। वो अब भी गोलाई में घूम रहे थे और एक दूसरे से बराबर दूरी रखे हुए थे। हैरी की निगाहें वोल्डेमॉर्ट पर टिकी थी। जब मैंने उस कब्रिस्तान में लड़ने का फैसला किया तो क्या ये संयोग था? क्या ये संयोग है कि आज रात मैंने अपनी रक्षा करने की कोशिश नहीं की, फिर भी मैं बच गया ताकि दोबारा लड़ने के लिए लौट सकूं? संयोग? वोल्डेमॉर्ट चीखा, लेकिन उसने अभी वार नहीं किया। देखने वाले लोग जम गए जैसे बेजान हो गए हों। हॉल में सैकड़ों लोग थे, लेकिन उनके अलावा कोई सांस लेता नहीं दिख रहा था। संयोग, किस्मत और ये सच्चाई कि तुम अपने से ज्यादा बड़े आदमियों और औरतें के पीछे छिप गए और मुझे उनकी जान लेनी पड़ी। तुम आज रात किसी और को नहीं मार पाओगे, हैरी ने कहा जब उन्होंने गोल घूमते हुए एक दूसरे की आंखों में देखा। लाल और हरी आंखें आपस में मिल रही थीं। अब तुम कभी भी उनमें से किसी को नहीं मार पाओगे। क्या तुम इसे नहीं समझ पाए? मैं मरने को तैयार था ताकि तुम इन लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन तुम मरे नहीं। मैं मरना चाहता था और इसी कारण ये हुआ। मैंने वही किया जो मेरी माँ ने किया था। वो तुमसे सुरक्षित हैं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तुमने जो मंत्र मारे थे वो अटूट नहीं है। तुम उन्हें यातना नहीं पहुंचा सकते, तुम उन्हें छू नहीं सकते। तुम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो रिडल, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाँ, मेरी इतनी हिम्मत। मैं ऐसी बहुत सी बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते टॉम रिडल। मैं बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। एक और बड़ी गलती करने के पहले कुछ बातें सुनना चाहोगे? वोल्डेमॉर्ट कुछ नहीं बोला, गोलाई में चलता रहा। हैरी जानता था उसने कुछ समय के लिए उसे मंत्र मुग्ध कर दिया था। वोल्डेमॉर्ट सोच रहा था इस बात की धूमिल संभावना होगी कि हैरी सचमुच अंतिम रहस्य जानता होगा। क्या ये प्रेम है? वोल्डेमॉर्ट का सांप जैसा चेहरा हंसी उड़ाने के अंदाज में बोला। डंबलडोर का प्रिय समाधान प्रेम, जिसके बारे में उनका दावा था कि वो मौत को जीत सकता है। हालांकि प्रेम उन्हें मीनार से गिरने से नहीं बचा पाया जब वो किसी बुढ़े गुड्डे की तरह जमीन पर गिरकर टूट गए। प्रेम जो मुझे तुम्हारी बदजात माँ को कॉकरोच की तरह मारने से नहीं रोक पाया पॉटर। कोई भी तुमसे इतना प्रेम नहीं करता है कि इस बार वो भाग कर आगे आए और मेरा शाप झेले। तो मेरे वार पर अब तुम्हें मरने से कौन बचाएगा? बस एक चीज। वो अब भी एक दूसरे के आसपास गोल गोल घूम रहे थे और आखिरी रहस्य के कारण एक दूसरे से दूर थे। प्रेम नहीं तो तुम्हें इस बार कौन सी चीज बचाएगी? वोल्डेमॉर्ट बोला, ये तो तुम्हें यकीन है कि तुम्हें ऐसा जादू आता है जो मुझे नहीं आता, या तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार है। मुझे दोनों बातों पर यकीन है, हैरी ने कहा। सांप जैसे चेहरे पर सदमे का भाव दिखा, हालांकि वो तत्काल गायब हो गया। वोल्डेमॉर्ट हंसने लगा और ये आवाज उसकी चीखों से ज्यादा डरावनी थी। बिना खुशी की और पागलों जैसी ये हंसी खामोश हॉल में चारों तरफ गूंजने लगी। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ज्यादा जादू जानते हो? मुझसे ज्यादा? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से ज्यादा, जिसने ऐसा जादू किया जिसके बारे में डंबलडोर ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। ओह, उन्होंने इसके बारे में सपने में सोचा था, लेकिन वो तुमसे ज्यादा जानते थे। इतना ज्यादा कि उन्होंने वो काम नहीं किया जो तुमने किया। तुम्हारा मतलब है वो कमजोर थे? वोल्डेमॉर्ट चीखा। इतने कमजोर कि उनमें वो करने की हिम्मत नहीं थी। इतने कमजोर कि उन्होंने वो नहीं किया जो हो सकता था, जो उनका हो सकता था, जो अब मेरा होगा। नहीं, वो तुमसे ज्यादा चतुर थे, बेहतर जादूगर, बेहतर आदमी। मैंने एल्बस डंबलडोर को मरवाया था। तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन तुम गलत हो। देख रही भीड़ पहली बार हिली, जैसे चारों ओर दीवार के पास खड़े सैकड़ों लोगों ने एक साथ सांस खींची हो। डंबलडोर मर चुके हैं। वोल्डेमॉर्ट ने शब्द हैरी की तरफ ऐसे उछाले जैसे उनसे उसे असहनीय दर्द होगा। उनका शरीर इस महल के मैदान में बनी संगमरमर की समाधि में सड़ रहा है। इसे देखो, इसे मैंने देखा है पॉटर। वो अब नहीं लौटेंगे। डंबलडोर मर चुके हैं, लेकिन तुमने उन्हें नहीं मारा है। उन्होंने अपनी मौत से कई महीने पहले अपने मरने का तरीका सुन लिया था और उस आदमी के साथ पूरी योजना बनाई थी जिसे तुम अपना सेवक मानते हो। ये कैसी बेतुकी बात है। सेवरस स्नैप तुम्हारे दल में नहीं थे,
स्नैप तो डंबलडोर के साथ थे, उसी पल से डंबलडोर के साथ थे जब मेरी माँ को तुमने मारना चाहा, और तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि उस चीज़ को तुम समझ नहीं सकते थे। तुमने कभी स्नैप का पितृदेव नहीं देखा, है ना रिडल? वोल्डेमॉर्ट ने जवाब नहीं दिया। वो चीर फाड़ करने पर उतारू भेड़ियों की तरह एक दूसरे के चक्कर काटते रहे। स्नैप का पितृदेव हिरणी थी, मेरी माँ जैसा, क्योंकि वो जिंदगी भर उससे प्यार करते रहे बचपन से। तुम्हें एहसास होना चाहिए था, उसने कहा जब उसने वोल्डेमॉर्ट की नथनों को फड़कते देखा। स्नैप ने तुमसे मेरी माँ की जिंदगी बख्शने को कहा था, है ना? वो तो बस उसके साथ मजे करना चाहता था, लेकिन जब वो मर गई तो वो सहमत हो गया कि बाकी औरतें भी थीं जो शुद्ध खून की थीं और उससे ज्यादा काबिल थीं। जाहिर है स्नैप ने तुमसे यही कहा होगा, लेकिन जिस पल तुमने मेरी माँ को मारने की धमकी दी, उसी पल से वो डंबलडोर के जासूस बन गए और तभी से वो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे। जब स्नैप ने डंबलडोर को मारा तब डंबलडोर वैसे भी मौत के करीब थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्डेमॉर्ट चिल्लाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्नैप मेरे दल में था या डंबलडोर के दल में था। उन दोनों ने मेरे रास्ते में कितनी छोटी मोटी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, मैंने उन्हें मसल डाला, जिस तरह मैंने तुम्हारी माँ यानी स्नैप के महान प्यार को मसल डाला। लेकिन इससे बात समझ में आती है पॉटर, और इससे इस तरह समझ में आती है जिसे तुम नहीं समझते हो। डंबलडोर ने अजय छड़ी को मुझसे दूर रखने की कोशिश की थी। उनका इरादा था स्नैप छड़ी का सच्चा मालिक बन जाए, लेकिन मैं इस मामले में तुमसे आगे निकल गया लड़के। मैं छड़ी तक पहुंच गया इससे पहले कि तुम उसे हथिया सको। मैं तुमसे पहले सच्चाई समझ गया था। मैंने 3 घंटे पहले सेवर्स स्नैप को मार डाला है, और ये छड़ी, मौत की छड़ी, किस्मत की छड़ी अब सचमुच मेरी है। डंबलडोर की आखिरी योजना गड़बड़ा गई हैरी पॉटर। हाँ, गड़बड़ा गई, तुमने सही कहा। लेकिन तुम मुझे मारने की कोशिश करो इससे पहले मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने करतूतों के बारे में सोचो और पश्चाताप करने की कोशिश करो। ये क्या कह रहे हो? हैरी ने उससे जितनी बातें कही थी, जितने रहस्य उजागर किए थे, जितने ताने मारे थे, वोल्डेमॉर्ट को इससे ज्यादा सदमा किसी और बात से नहीं लगा था। हैरी ने देखा उसकी पुतलियां पतले छेदों की तरह सिकुड़ गईं। उसने वोल्डेमॉर्ट की आंखों के आसपास की चमड़ी को सफेद होते देखा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम्हारे पास अब यही एक मौका बचा है। मैं जानता हूँ इसके बिना तुम्हारा क्या हाल होगा। मर्द बनो, पश्चाताप करने की कोशिश करो, कोशिश करो। तुम्हारी ये जुर्रत, हाँ मेरी ये जुर्रत, क्योंकि डंबलडोर की आखिरी योजना के गड़बड़ाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो तुम्हें हुआ है रिडल। वोल्डेमॉर्ट का हाथ अजय छड़ी पर कांप रहा था। हैरी ने ड्रेको की छड़ी को कसकर पकड़ लिया था। वो जानता था कि निर्णायक पल बस कुछ ही पल दूर था। वो छड़ी तुम्हारे लिए सही तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि तुमने गलत आदमी को मार डाला। सेवर्स स्नैप अजय छड़ी का सच्चा मालिक था ही नहीं। उसने कभी डंबलडोर को हराया ही नहीं था। उसने डंबलडोर को मारा था। क्या तुम सुन नहीं रहे हो? स्नैप ने कभी डंबलडोर को हराया नहीं था। डंबलडोर की मौत की योजना उन दोनों के बीच बनी थी। छड़ी के आखिरी सच्चे मालिक डंबलडोर बिना हारे मरना चाहते थे। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता तो छड़ी की शक्ति उनके साथ खत्म हो जाती, क्योंकि इसे कोई उनसे नहीं जीत पाता। लेकिन फिर तो पॉटर, डंबलडोर ने एक तरह से छड़ी मुझे दे दी है। मैंने इसे आखिरी मालिक की कब्र से चुराया है। मैंने इसे इसके आखिरी मालिक की इच्छा के खिलाफ हटाया है। इसकी शक्ति मेरी है। तुम अब भी नहीं समझे, है ना रिडल? छड़ी को हासिल करना काफी नहीं है, इसे पकड़ने या इस्तेमाल करने से तुम्हारी नहीं होती। क्या तुमने ओलिवेंडर की बात नहीं सुनी थी? छड़ी जादूगर को चुनती है। डंबलडोर के मरने के पहले अजय छड़ी ने एक नया मालिक चुन लिया था, हालांकि उसने इसे छुआ तक नहीं। नए मालिक ने डंबलडोर की इच्छा के खिलाफ उनकी छड़ी गिरवा दी थी और उसे कभी एहसास नहीं हुआ उसने कितना बड़ा काम किया था। दुनिया की सबसे खतरनाक छड़ी ने उसे अपना मालिक मान लिया था। वोल्डेमॉर्ट का सीना तेजी से ऊपर नीचे हुआ और हैरी को शाप आता महसूस हुआ। उसे अपने चेहरे की तरफ तनी छड़ी के भीतर शाप बनता महसूस हुआ। अजय छड़ी का सच्चा मालिक ड्रैको मैलफॉय था। एक पल के लिए वोल्डेमॉर्ट के चेहरे पर सदमा दिखा, लेकिन फिर चला गया। इससे क्या फर्क पड़ता है पॉटर?
तुम्हारी बात सही भी है, तब भी इससे तुम्हें और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास अब फीनिक्स की छड़ी नहीं है। हम सिर्फ क्षमताओं के आधार पर युद्ध करेंगे और तुम्हें मारने के बाद मैं ड्रैको मैलफॉय को देख लूंगा। लेकिन तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। तुमने अपना मौका गंवा दिया है। मैं वहां तुमसे पहले पहुंच गया। मैंने कई हफ्तों पहले ड्रैको को हराकर उससे ये छड़ी ले ली थी। हैरी ने हार्नॉर्थ की छड़ी को घुमाया और उसे महसूस हुआ कि हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की छड़ी उस पर टिकी है। तो मामला ये है ना? क्या तुम्हारे हाथ की छड़ी ये जानती है कि इसके आखिरी मालिक को निरस्त किया गया था? क्योंकि अगर ये जानती है तो अजय छड़ी का सच्चा मालिक मैं हूँ। उनके ऊपर से सम्मोहित आसमान के पार अचानक एक लाल सुनहरी चमक दिखने लगी और करीब की खिड़की की चौखट के ऊपर चौंधियाते सूरज की किनारी आ गई। रोशनी उन दोनों के चेहरों से टकराई। वोल्डेमॉर्ट का चेहरा अचानक लपट भरे झुंपू की तरह दिखने लगा। हैरी को उसकी ऊंची आवाज और चीख सुनाई दी जब हैरी भी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ड्रैको की छड़ी तान कर चिल्लाया, मृत्युदंशम निरस्त्र भव। तोप की गोली की तरह धमाका हुआ। उनके बीच सुनहरी लपटें दिखने लगी। जिस गोले से वो घूम रहे थे उसके ठीक बीच में उनके मंत्र आपस में टकराए। हैरी ने वोल्डेमॉर्ट की हरी लपट को अपने मंत्र से टकराते देखा। उसने देखा अजय छड़ी ऊपर उड़ रही है। ये सूर्योदय में काली दिख रही थी और नागिन के सिर की तरह सम्मोहित छत की तरफ जा रही थी। ये हवा में उस मालिक की तरफ जा रही थी जिसे वो नहीं मार सकती थी, जिसने आखिरकार इस पर अपना असली हक जमा लिया था। हैरी ने खोजी की अचूक कुशलता के साथ छड़ी अपने खाली हाथ में पकड़ ली। वोल्डेमॉर्ट पीछे की तरफ गिर गया। उसकी बाहें फैली थीं और उसकी लाल आंखों की छेद जैसी पुतलियां ऊपर की तरफ घूम गईं। टॉम रिडल आखिरकार हमेशा के लिए जमीन से टकराया। उसका शरीर बेजान और सिकुड़ा हुआ था। उसके हाथ खाली थे। सांप जैसा चेहरा सूना था। वोल्डेमॉर्ट अपने ही शाप के पलटने से मर गया था और हैरी 2 छड़ियां हाथ में लिए अपने दुश्मन की लाश को घूर रहा था। पल भर के लिए खामोशी हो सकी और फिर हैरी के चारों तरफ शोरगुल का विस्फोट हो गया जब देखने वालों की चीखें, किलकारियां और चिल्लाने की आवाजें हवा में भर गईं। उगता सूरज खिड़कियों को चौंधिया रहा था जब लोग उसकी तरफ आने लगे। रॉन और हरमाइनी सबसे पहले उसके पास पहुंचे। उनकी बाहें उसके चारों तरफ लिपट गईं। उनकी अस्पष्ट चिल्लाहटों ने उसे बहरा कर दिया। फिर नेविल, जिनी और लूना आ गए। फिर वीजली परिवार, हैग्रिड, किंग्सले, मैकगॉनिकल, फ्लिटविक और स्प्राउट। हैरी उनका बोला एक भी शब्द नहीं सुन पा रहा था। उसे ये भी पता नहीं था कि किसके हाथ उसे पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों लोग उसे दबा रहे थे और उसे छूने की कोशिशें कर रहे थे। इस लड़के को तो जिंदा बच गया, जिसके कारण आखिरकार ये खत्म हो गया। सूरज धीरे धीरे हॉगवर्ट्स के ऊपर उठा और बड़ा हॉल जीवन और रोशनी से चमकने लगा। हैरी जश्न और विलाप, खुशी और दुख की मिली जुली बातों का अनिवार्य हिस्सा था। सब लोग चाहते थे कि वो उनके साथ रहे, उनका नायक और प्रतीक, उनका रक्षक और मार्गदर्शक। किसी को यह एहसास नहीं था कि वो सोया नहीं है या सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ रहना चाहता था। उसे दुखी लोगों से सांत्वना भरी बातें बोलनी थी, उनके हाथ थामने थे, उनके आंसू देखने थे, उनके धन्यवाद लेने थे, हर ओर से आती खबर सुननी थी। उसी दिन कुछ समय बाद ये पता चला कि देश भर से सम्मोहन शाप के अधीन काम कर रहे लोग अब दोबारा होश में आ गए हैं। ये भी पता चला कि प्राण भक्षी भाग रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं और अस्कबान के मासूमों को इसी पल छोड़ा जा रहा था और किंग्सले शेकलबोल्ट को अस्थायी रूप से जादू मंत्री बना दिया गया था। उन्होंने वोल्डेमॉर्ट की लाश को हटाकर हॉल से दूसरे कमरे में रख दिया। फ्रेड, टोंक्स, ल्यूपिन, कॉलिन, क्रीवी और 50 अन्य लोगों की लाशों से दूर, जिन्होंने उससे लड़ते हुए अपनी जान दी थी। मैकगॉनिकल ने हाउस टेबलें दोबारा लगा दी थी, लेकिन कोई भी अब हाउस के हिसाब से नहीं बैठा था। वो सब एक साथ बैठे थे, शिक्षक और शिष्य, भूत और माता पिता, सेनेटर और घरेलू जिन। फिरेंज एक कोने में था और उसकी हालत सुधर रही थी। ग्रॉप एक टूटी खिड़की में से अंदर झांक रहा था और लोग उसके हंसते मुंह में खाना फेंक रहे थे। कुछ समय बाद थके हुए हैरी ने खुद को लूना के पास एक बेंच पर बैठा पाया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो थोड़ी शांति पसंद करती, लूना ने कहा। मुझे भी अच्छी लगेगी, हैरी ने जवाब दिया। मैं उनका ध्यान बटाती हूँ, तुम अपनी चोगी का इस्तेमाल करना। हैरी के कुछ कहने से पहले ही वो खिड़की के बाहर इशारा करके चिल्लाई, वो देखो, ग्लीबरिंग हमडिंगर।
हर सुनने वाला पलट कर देखने लगा। हैरी चोगा ओढ़कर खड़ा हो गया। अब वो बिना रुकावट के हॉल में घूम सकता था। उसने 2 टेबल दूर बैठी जिनी को देखा, जो अपनी माँ के कंधे पर सिर रख कर बैठी थी। उससे बात करने के लिए बाद में समय मिलेगा। बहुत सारे घंटे, दिन और शायद कई साल उसने नेविल को देखा। खाना खाते समय गरुड़ द्वार की तलवार उसकी प्लेट के पास रखी थी और वो कई उत्साही प्रशंसकों से घिर कर बैठा था। टेबलों के बीच के रास्ते में चलते समय उसने मेलफॉय परिवार के 3 सदस्य को देखा। बहरहाल उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने जहां भी देखा परिवारों का मिलन देखा। अंततः उससे वो दोनों दिख गए जिनका साथ वो सबसे ज्यादा चाहता था। मैं हूँ, वो उनके पास झुकते हुए बुदबुदाया, मेरे साथ चलो। वो दोनों तत्काल उठकर खड़े हो गए। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक साथ बड़े हॉल के बाहर चले गए। उन्हें सुनाई दिया कि दूर कहीं पर पीव्स गलियारों में उड़कर अपना बनाया खुद का विजयी गीत गा रहा है। हमने ये कर दिया, हमने उन्हें पीट डाला, पॉटर का कमाल, वॉल्डी मर गया, आओ अब करते हैं धमाल। वाकई सच्चाई और त्रासदी का अच्छा वर्णन है ना? रॉन ने कहा और दरवाजा खोल दिया ताकि हैरी और हरमाइनी भीतर जा सकें। हैरी ने सोचा खुशी बाद में महसूस होगी। इस पल थकान थी। फ्रेड, ल्यूपिन और टोम्स को खोने का दर्द था जो उसे किसी शारीरिक घाव की तरह बेध रहा था। लेकिन पहले उसे रॉन और हरमाइनी को पूरी बात समझानी होगी, जो इतने लंबे समय से उसके साथ सच्चाई जानने के हकदार थे। दर्द के साथ हैरी ने उन्हें बताया कि उसने स्मृति पात्र में क्या देखा और जंगल में क्या हुआ। वो लोग अभी भी सदमे और हैरानी को व्यक्त नहीं कर पाए थे कि तभी आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हालांकि उनमें से किसी ने भी इस जगह का जिक्र तक नहीं किया था। हेडमास्टर की स्टडी के दरवाजे पर पहरा दे रहा गॉरगोइल अब एक तरफ झुक गया था। ये तिरछा खड़ा था और नशे में थोड़ा झूमता दिख रहा था। हैरी ने सोचा, क्या ये अब भी पासवर्ड पहचान सकेगा? क्या हम ऊपर जा सकते हैं? उसने गारगोइल से पूछा। शौक से जाओ, मूर्ति ने आह भरते हुए कहा। वो उसे लांग कर चले गए और पत्थर की घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ गए, जो एक एस्केलेटर की तरह धीरे धीरे ऊपर जाती थी। हैरी ने ऊपर पहुंचकर दरवाजे को धक्का दिया। उसे उस डेस्क के पत्थर की स्मृति पात्र की हल्की सी झलक दिखी जहां उसने इसे छोड़ा था। तभी कान फोड़ू आवाज से उसकी चीख निकल गई। उसने शापों, प्राणभक्षियों और वोल्डेमॉर्ट के पुनर्जन्म के बारे में सोचा। दीवारों पर चारों तरफ लगे हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेसेस खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने हैट और कुछ मामलों में अपनी विग लहराई। वो अपने फ्रेम से एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे और अपनी तस्वीर में रखी कुर्सियों पर ऊपर नीचे होकर नाच रहे थे। डिलिस डरवेंट बिना संकोच के सुबक रही थी। डेक्स्टर फोर्टेस्क्यू अपना ईयर ट्रम्पेट लहरा रहा था और फिनिस नाइजेलस अपनी ऊंची आवाज में बोल रहा था। और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि नाग शक्ति हाउस ने भी मदद की थी। हमारे योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन हैरी की निगाह उस व्यक्ति पर थी जो हेडमास्टर की कुर्सी के ठीक पीछे लगी बड़ी तस्वीर में खड़ा था। आधे चांद के आकार के चश्मे के पीछे से आंसू नीचे फिसलकर लंबी सफेद दाढ़ी में जा रहे थे। उनमें भरे गर्व और कृतज्ञता के कारण हैरी को ऐसा लगा जैसे उसे माया पंछी के गीत का मरहम मिल गया हो। आखिरकार हैरी ने अपने हाथ उठाए और सभी तस्वीरें सम्मान दिखाती हुई खामोश हो गई। मुस्कुराकर उसे देखते हुए उन्होंने अपनी आंखें पूछी और उसके बोलने का उत्सुकता से इंतजार करने लगे। बहरहाल उसने अपने शब्द डंबलडोर से कहे और बहुत चुनकर कहे। वो थका था, उनींदा था, लेकिन उसे आखिरी कोशिश करनी थी, आखिरी सलाह लेनी थी। जो चीज सुनहरी गेंद में छुपी थी, मैंने उसे जंगल में गिरा दिया है। मैं ठीक ठीक नहीं जानता कि कहाँ, लेकिन मैं दोबारा उसकी तलाश नहीं करूंगा। क्या आप सहमत हैं मेरे प्यारे बच्चे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, डंबलडोर ने कहा। हालांकि बाकी तस्वीरों के लोग दुविधा और जिज्ञासा से देख रहे थे। समझदारी और बहादुरी भरा निर्णय, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। क्या कोई और जानता है वो कहाँ गिरी है? कोई नहीं जानता, हैरी ने कहा और डंबलडोर ने सिर हिलाकर अपनी संतुष्टि जताई। हालांकि मैं एक नोटिस के तोहफे को रखना चाहता हूँ, हैरी ने कहा और डंबलडोर मुस्कुराए। बिल्कुल हैरी, ये हमेशा तुम्हारा है जब तक तुम इसे विरासत में ना दे दो। और फिर ये चीज, हैरी ने अजय छड़ी को ऊपर उठाया। रॉन और हरमाइनी ने उस छड़ी को इतने सम्मान से देखा कि अपनी दुविधापूर्ण और उन्नीदी अवस्था में भी हैरी को ये अच्छा नहीं लगा। मैं इसे नहीं चाहता। क्या? रॉन ने जोर से कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं जानता हूँ ये शक्तिशाली है,
लेकिन मैं अपनी पुरानी छड़ी के साथ ज़्यादा खुश था, इसलिए उसने अपनी गर्दन में लटक रहे पाउच में से ढूंढकर हॉली वाली छड़ी के 2 आधे आधे टुकड़े बाहर निकाले, जो अब भी माया पंछी के पंख के हल्के रेशों से जुड़े थे। हरमानी ने अचानक कहा, ये सुधर नहीं सकती क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो तो बस इतना जानता था कि अगर इससे काम नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा। उसने टूटी छड़ी हेडमास्टर की डेस्क पर रख दी और अजय छड़ी की नोक से उसे छूकर कहा, मरम्मतो। जब उसकी छड़ी दोबारा जुड़ी तो उसकी नोक से लाल चिंगारियां निकलने लगी। हैरी जान गया वो कामयाब हो गया है। उसने हॉली और फिनिक्स की छड़ी उठाई। उसकी उंगलियों में अचानक गर्माहट महसूस हुई, जैसे छड़ी और हाथ दोबारा मिलने पर खुश हो रहे हों। मैं अजय छड़ी को उसी जगह रख रहा हूँ जहाँ से ये बाहर आई थी, ये वहीं रहेगी। अगर मैं इग्नोटस की तरह स्वाभाविक मौत मरता हूँ तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, है ना? पुराना मालिक कभी नहीं हारेगा, यही इसका अंत होगा। डंबलडोर हैरी को बहुत प्रेम और प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने सिर हिलाया। वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। क्या तुम्हें यकीन है? रॉन ने कहा। अजय छड़ी को देखते समय उसकी आवाज में थोड़ी हसरत थी। मुझे लगता है कि हैरी सही है, हरमानी ने धीरे से कहा। वो छड़ी फायदेमंद कम है, नुकसानदेह ज्यादा। और सच कहूं, वो तस्वीर से दूर मुड़ा और अब सिर्फ उस मुसहरीदार पलंग के बारे में सोच रहा था जो गरुड़द्वार मीनार में उसका स्वागत कर रहा था, और कि क्या क्रिचर उसे वहां सैंडविच लाकर दे सकता था। मैंने जिंदगी भर की मुश्किलें पहले ही भोग ली हैं।